हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज अपने करेंगे सोइल साइंस की डेफिनेशन जो पिछले 5-6 सालों के पेपर के अंदर बार बार रिपीट भी हो रही है या जो नई डेफिनेशन बनी है या इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उन सभी की बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर अपनों ने सोइल साइंस के 5 ईयर के, हालांकि थंबनेल 5 ईयर का लगा है लेकिन अपनों ने कितने किए थे, 6 ईयर के पेपर सॉल्यूशन किए थे। ऐसे मैंने एक लेक्चर और अपलोड किया था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें अपनों ने एग्रोनॉमी के 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन किए थे। हमने यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का था लेकिन उसमें भी अपनों ने टोटल 6 पेपर सॉल्यूशन किए थे। अब देखो, पेपर सॉल्यूशन जब कर रहे हो आप लोगों ने यदि उन लेक्चर्स को देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। यदि उन लेक्चर्स को देखा है तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऐसी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते भी हो, बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है वो ऐसा है कि ये मैंने खुद ने लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि आप डेफिनेशन इस प्रकार से लिख के आते हो, तो 1 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, वरना हाफ मार्क्स मिल सकता है, 3/4 भी मिल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप लिख के आओगे, हर चीज बता के आओ तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो इसके अंदर मैं आपको लगभग 50+ डेफिनेशंस कराने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं सोल डेफिनेशन को। सोल साइंस की डेफिनेशन है, टोटल 50+ डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सोइल के बारे में, मृदा के बारे में। हालांकि एग्रोनॉमी और सोइल साइंस दोनों के पेपर सॉल्यूशन मैंने करवा दिए 6 ईयर के, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको देख सकते हो। उसके बाद सोइल साइंस की डेफिनेशन वो करवा रहा हूँ। और भी किसी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन या डेफिनेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर देना, उस पर भी अपने पेपर सॉल्यूशन कर देंगे उसके। हाँ जी, पहले डेफिनेशन है सोइल मृदा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट सोइल साइंस है तो सबसे पहले अपने सोइल की डेफिनेशन पूरी पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बाइलिंगुअल है। कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी ट्राई करना चाहता है कि इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा, तो डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ताकि आपको पहले दिन से आपके इंग्लिश पे कमांड होने लग जाए। तो सोइल की डेफिनेशन क्या है, सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के द्वारा निर्मित होती है। यह पौधों को सहारा प्रदान करती है। अब देखो, यदि इसको टाइप भी करता ना, टाइप करता मेरे को काफ़ी टाइम लगता। और आजकल क्या है, बहुत सारे अपने देखते हैं, फैकल्टीज भी देखते हैं कि वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे डाली, कोई जैसे मान लो सोइल लिखा तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, तो उसमें क्या फिर थोड़े से वर्ड्स भी दूसरे यूज होते हैं, उसकी लैंग्वेज टफ होती है। ये लैंग्वेज बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद मिलेगा। तो सबसे पहले अपने सोइल का इसके इंट्रोडक्शन दे दिया तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि यार ये बच्चा सोइल के बारे में बता रहा है, और उसके बाद में डेफिनेशन लिखी तो इससे अपने को नंबर पूरे मिलने के चांस होते हैं। तो पहले डेफिनेशन होगी कि जो सोइल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श। और उसके बाद अपने डेफिनेशन लिखी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के द्वारा निर्मित होती है, और ये पौधों का क्या करते हैं, सहारा प्रदान करती है। यानी सोइल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड सोलम which mean floor over ground। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी which formed by natural forces on natural parent matter। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स, यानी पौधों का क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन होगी आपकी सोइल साइंस की। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सोइल साइंस की जो ब्रांच है उनकी। ठीक है ना, तो ब्रांच के अंदर, हाँ जी, ब्रांच के अंदर पहली ब्रांच आती है इसकी पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी को हिंदी में पेडोलॉजी ही लिखा हुआ है। और ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले लगभग 7-8 सालों के पेपर में से मैंने डेफिनेशन निकाली है। जितनी भी 7-8 सालों में सोइल की डेफिनेशन आई है वो रिपीट हुई है, चली हुई, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेडोलॉजी तो इस प्रकार से आप इसका फ्लो चार्ट बना के बता सकते हो, जैसे सोइल की अपने थ्योरी बना के लिखी थी वैसे भी लिख सकते हो। तो पेडोलॉजी, अब अपने एक चीज पढ़ी हुई है कि चाहे लॉजी हो या नोमी, लॉजी या नोमी में से कोई शब्द आता है तो कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का होता है। और यदि वहीं पे कल्चर शब्द आता है तो कल्चर वाला कौन सी भाषा का मानते हैं, अपने लैटिन भाषा का मानते हैं। तो यहाँ पर देखो पेडोलॉजी के अंदर क्या शब्द आ गया, लॉजी शब्द आ गया। लॉजी शब्द आते हैं अपने क्या समझेंगे, ये कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का ग्रीक वर्ड है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से लिया गया, पेडोल और लोगस है। पेडोल का अर्थ क्या होता है, सोइल, और लोगस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। ऐसे ही डेफोलॉजी के अंदर भी होगा। तो पेडोलॉजी के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बताएंगे कि ग्रीक वर्ड है पेडोल प्लस लोगस से लिया गया है। पेडोल का अर्थ सोइल और लोगस का अर्थ लोगस का होता है टू स्टडी। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी ये चीज लिख के आएंगे और हिंदी मीडियम वाले भी ये चीज लिख के आएंगे, दोनों को ये चीज लिखना पड़ेगा। उसके बाद में परिभाषा स्टार्ट होती है। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि
मृदा विज्ञान की वह शाखा। अब देखो ये किसकी शाखा होगी, मृदा विज्ञान की। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण, कौन कौन सी चीज, उत्पत्ति, वर्गीकरण, वितरण और सर्वेक्षण वह मैपिंग का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है। ठीक है, विज्ञान मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण, उसके वितरण, उसके सर्वेक्षण और उसकी मैपिंग का अध्ययन करेंगे, वो आपकी क्या होगी, पेडोलॉजी होगी। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजी क्या कहती है, सॉइल क्या एक आपका जो है वो नेचुरल बॉडी है, यानी प्राकृतिक पिंड है। ये तो हिंदी में डेफिनेशन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ सॉइल इन रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वे इज नोन एज पेडोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी अकॉर्डिंग क्या, सोइल क्या है कि नेचुरल बॉडी है। देख लो कितनी इजी लैंग्वेज है, आप लोग खुद ही देख लेंगे। ठीक है, ऐसे अपने और सब्जेक्ट भी कर लेंगे, बट वो ये कि आपको उसके लिए इतना ही प्यार और शॉर्ट बनाए रखना पड़ेगा आपके सबके लिए। ठीक है ना, कंटेंट मेरी तरफ से खूब अच्छा मिलेगा, बस आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है। हालांकि आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, इसी प्रकार से सपोर्ट बनाएगा। नेक्स्ट आता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी को हिंदी में मृदा शास्त्र लिखा होता है और इसको इडेफोलॉजी भी लिखा हो जाता है हिंदी में। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप डेफिनेशन को नोट करें नोटबुक के अंदर, तो वहाँ पर इडेफोलॉजी भी लिख लेना और मृदा शास्त्र भी लिख लेना। जैसे कि मैंने सोइल के जो 5 ईयर के पेपर सॉल्यूशन कराए थे एग्रोनॉमी के, तो वहाँ पे मैंने एक ही बात बोली थी कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको बार बार मैंने लिखना है। जहाँ आप क्वेश्चन पहले लिखा उसके आगे स्टार मार्क करते जाना। 2 बार रिपीट हो गया तो 2 स्टार, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 स्टार। तो उससे अपने को पता लगता रहेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे अपने इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही अब जो डेफिनेशन है इनको अच्छे से लिख लेना कॉपी में और इस पर रट्टा मार लेना। अभी देखो आपके 6 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, 6 से लेकर 16 तक प्रैक्टिकल। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 3 या 4 दिन का टाइम मिलेगा आपको, 20 तारीख यानी मंडे से आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। मैं और किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं एसकेआर की बात कर रहा हूँ कि एसकेआर यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनके लगभग मान के चलो कि 20 तारीख से आपके फाइनल पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंटेंट की बात करूँ तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस कोर्स लगता है, उसके अंदर मैटर तो यही रहेगा। अब कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि सर तो एसकेआर के पेपर करा रहे हैं, हमारे आएगा नहीं आएगा। तो देखो एसकेआर के पेपर कराने से नहीं है, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा ना, कंटेंट तो सेम ही रहेगा, टॉपिक तो सेम ही रहेगी, बस वो है कि इस यूनिवर्सिटी में पेपर बनाए वो उसने बनाए, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, बाकी पेपर लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट तो सेम रहना है तो टीचर भी वही चीज़ पढ़ाएगा तो उसमें दिया हुआ है, तो उसके अंदर पेपर सेम ही रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा है उसको सभी को आप अपने साथ ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अब आता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में भी क्या शब्द है, लॉजी शब्द है। लॉजी शब्द आती है कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का हो गया। इडेफोस और लोकस। इडेफोस का अर्थ क्या होता है, सोइल, और लोकस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च वर्गीय पादपों के संदर्भ में किया जाता है, मृदा शास्त्र कहलाता है। मृदा का अध्ययन किसके संदर्भ में करें, उच्च वर्गीय पौधों के संदर्भ में, तो उसको क्या बोलते हैं, मृदा शास्त्र। और मृदा शास्त्र के अनुसार मृदा का एक प्राकृतिक आवास है। देखो पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या था, प्राकृतिक पिंड, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्राकृतिक आवास है। इंग्लिश की बात करें तो स्टडी ऑफ सोइल इन रेफरेंस ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज इडेफोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या नेचुरल हैबिटेट होता है। तो ये आपकी होगी इडेफोलॉजी की डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सोइल प्रोफाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदा परिशेषिका। ठीक है, मृदा परिशेषिका की भाषा क्या होगी, मृदा सतह से यानी सोइल की जो सरफेस है वहां से पेट्रोल पदार्थ तक एक ऊर्ध्वाधर कट लगाया जाता है। कैसा लगाया जाएगा, ऊर्ध्वाधर कट लगाया जाएगा, यानी वर्टिकल सेक्शन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें अनेक परतें दिखाई देती हैं। इन परतों को सम्मिलित रूप से अपने क्या बोल देते हैं, मृदा परिशेषिका कहते हैं। ठीक है, कट लगाएंगे उसके अंदर अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है, लेयर्स को सम्मिलित रूप से कंबाइंडली फॉर्म से अपने क्या बोलते हैं, मृदा परिशेषिका बोलते हैं। मृदा परिशेषिका की गहराई कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर। अब कई बार एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वहां पर यदि सेंटीमीटर में भी लिखा हो तो घबराना नहीं है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 150 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर की बात करेगा तो 1.5 से 2 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर की बात करेगा तो 150 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बनेगी, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल
फ्रॉम सरफेस टू अंडरलाइंग parent matter is called soil profile. Depth of soil profile is 1.5 to 2 मीटर। कितनी होती है? 1.5 टू 2 मीटर होती है। इसके अंदर यदि अपने होरिजोन की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 6 होरिजोन होते हैं, और यदि मास्टर होरिजोन की बात करें तो 5 होते हैं। 6 होरिजोन कौन कौन से होते हैं? ए ओ होता है पहला, फिर ए, फिर ई, फिर डी, फिर सी और फिर आर। यदि मास्टर होरिजोन की बात करें तो 5 कौन कौन से होते हैं? ओ, ए, ई और बी और सी। आर नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर संस्तर की बात हो जाती है। हालांकि अलग से डेफिनेशन भी है संस्तर की, उसमें अपने पूरा करेंगे। फिर आता है आपका सोइल रिगोलिथ, ठीक है। अब देखो इसकी रिगोलिथ की एक डेफिनेशन ये, एक डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी बताई है। जैसे अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन, जिस बच्चे ने अभी तक जो ऑब्जेक्टिव पेपर वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो डेफिनेशन के रूप में है जो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, सकता उसके अंदर। जैसे मैं सोइल मोनोलिथ यहाँ पे नहीं करूँगा, सोइल मोनोलिथ है उसके अंदर आया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था, उसमें सोइल मोनोलिथ लिखना था, तो सोइल मोनोलिथ की डेफिनेशन भी याद होगी। ऐसे सोइल रिगोलिथ की एक डेफिनेशन की है, एक उस 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन में भी आई हुई है, वो भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, दोनों भी याद रख सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट स्टूडेंट के लिए क्या होता है, आप जैसे ये भी लिख दी, ओवर लगा के दूसरी भी लिख दो, अथवा लगा के, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये बच्चा दो दो चीजें डेफिनेशन लिख के आ रहा है, तो वो फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर आता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो सोइल रिगोलिथ की क्या होती है? मृदा परिक्षेदिका के खनिज संस्तर, निक्षेपण संस्तर और पैतृक पदार्थ संस्तर को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं? मृदा रिगोलिथ बोल देते हैं। खनिज संस्तर कौन सा होता है? ए संस्तर। निक्षेपण संस्तर कौन सा होता है? बी संस्तर होता है। और पैतृक पदार्थ संस्तर कौन सा होता है? सी होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसी को तो बोलते हैं रिगोलिथ। तो इसको अपने अच्छे तरीके से लिखना था, इसलिए अपने बोलते हैं मृदा परिक्षेदिका के खनिज संस्तर, निक्षेपण संस्तर और पैतृक पदार्थ संस्तर को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं? रिगोलिथ कहते हैं। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को सोइल रिगोलिथ कहेंगे, और सोलम का निर्माण भी किससे होता है? रिगोलिथ से होता है। तो ये चीज याद रखना कि सोलम जो है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? रिगोलिथ से होती है। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, मिनरल, एल्यूमिनियम एंड पैरेंट मैटर होरिजोन ऑफ सोइल प्रोफाइल आर कंबाइंडली नोन एज सोइल रिगोलिथ। या अपने दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो और लगा के, ए प्लस बी प्लस सी होरिजोन आर नोन एज सोइल रिगोलिथ, सोलम फॉर्म्ड बाय रिगोलिथ। सोलम की इंफॉर्मेशन किससे होती है? रिगोलिथ से होती है। तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अथवा लगा के वो वाले भी लिख सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हो यदि वो नहीं देखिए तो। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सोइल होरिजोन, मृदा संस्तर। हाँ जी, सोइल होरिजोन की डेफिनेशन क्या होगी मृदा संस्तर की? जब मृदा में ऊर्ध्वाधर कट लगाया जाता है तो अनेक परतें दिखाई देती हैं जो गुणों व लक्षणों में क्या होती है? भिन्न होती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। खनिज संस्तर को अलग, निक्षेपण संस्तर की प्रॉपर्टी अलग, कार्बनिक संस्तर की प्रॉपर्टी अलग। तो जो क्या होती है गुणों और लक्षणों में क्या होती है? भिन्न होती है, जिन्हें मृदा संस्तर कहते हैं, ठीक है। मृदा में कुल कितने संस्तर होते हैं? 6 संस्तर होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कौन कौन से? ए, ओ, ई, बी, सी और आर। ई को अपने क्या बोल देते हैं? दूसरा नाम A2 भी बोला जाता है। तो ये भी याद रख लेना कि A2 संस्तर कौन सा होता है? आपका ए संस्तर ही होता है। यानी सोइल होरिजोन आर डिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स विद इन ए सोइल प्रोफाइल, ठीक है ना। अब देखो उसके अंदर आपने बोला था सम्मिलित रूप से उसको बोलते हैं मृदा परिक्षेदिका। इसके अंदर आपने बता रहे कि अलग अलग लेयर होती है। हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स होती है इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स होती है विद इन ए सोइल प्रोफाइल के अंदर ईच पोजेस यूनिक फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। उसका भौतिक, जैविक और रासायनिक संगठन भी अलग अलग होता है, उसके जैविक, रासायनिक या भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ये बात भी अपने बोल सकते हैं। टोटल 6 होरिजोन O, A, E, B, C and R प्रेजेंट इन सोइल प्रोफाइल। टोटल कितने होरिजोन होते हैं? 6 होरिजोन होते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हो, और ये डेफिनेशन आने के चांस अच्छे खासे हैं। तो लगभग 50 डेफिनेशन है, इनको अच्छे से कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सोइल टेक्सचर, मृदा कणा। तो बालू, सिल्ट व क्ले के सापेक्ष अनुपात को क्या बोल देते हैं? मृदा कणाकार बोलते हैं। बालू, सिल्ट और क्ले। अब इन तीनों चीज को अपने और क्या बोल देते हैं? इन तीनों चीज को अपने बोल देते हैं मृदा कण, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, मृदा कण के सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार बोलते हैं।
या वैसे लिख दो बालू शीट व क्ले के सापेक्ष अनुपात को क्या बोलते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। यह मृदा का क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और कुल मृदा जो कणाकार वर्ग है वो कितने होते हैं आपके टेक्सचरल क्लास, तो 12 होते हैं। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसमें टेक्सचरल क्लास जो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो मृदा कणाकार वर्ग कितने होते हैं, 12 होते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सीड एंड क्ले पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सीड एंड क्ले पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। इट इज ए परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट कैन नॉट बाय चेंज। टोटल टेक्सचर क्लास इज 12। टोटल टेक्सचर क्लास कितनी होगी, 12। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनाना है। आप लोगों ने देखा होगा 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये कि बालू शीट व क्ले के सापेक्ष अनुपात को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मृदा कणाकार। तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है यहाँ से और थ्योरी भी कवर हो रही है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका सोइल स्ट्रक्चर। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सोइल साइंस जो है, मान लो किसी के पास कंटेंट नहीं है सोइल का कि फाइनल एग्जाम के लिए क्या पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको लगभग 70 से 80% सोइल साइंस का सिलेबस करा रखा है। हालांकि बस वो है कि वो पुराने हैं, जब मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब की तो वहाँ पे वो पुराने लेक्चर है, लेकिन उनमें भी अच्छे तरीके से कराया हुआ है। तो आपको एक व्हाइट बोर्ड में उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। बट समझ उसमें भी अच्छे से आ जाता है, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल भी अब चेंज हो गया, पहले शुरुआत की थी तो अलग था, पर अब थोड़ा चेंज हो गया। तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको समझ में आए, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि सेम ही कंटेंट तो सेम ही रहना है, बस हाँ तरीका चेंज होता रहता है। तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा, यदि किसी ने थ्योरी वगैरह के लेक्चर पूरे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। सोइल फंडामेंटल और सोइल के नाम से लिखे होंगे सारे। फिर आता है आपका सोइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है क्या, मृदा कणों और उनके समुच्चय को एक निश्चित रूप में व्यवस्थित करना मृदा संरचना कहलाता है। समुच्चय के आकार के आधार पर मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है आपकी, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक और स्फेरोइडल। स्फेरोइडल को गोलाकार बोलते हैं, इन तीनों के नाम तो सेम ही रहते हैं। प्लेट को प्लेट ही बोलते हैं, प्रिज्म को प्रिज्म लाइक बोलते हैं, ब्लॉक को ब्लॉक लाइक ही बोला जाता है, ठीक है। स्फेरोइडल होता है, इसको गोलाकार बोलते हैं। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन रहेगी, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इन ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड सोइल स्ट्रक्चर। बेसिस और शेप ऑफ एग्रीगेट सोइल स्ट्रक्चर आर 4 टाइप्स। कौन कौन से, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक और स्फेरोइडल। समझा गया, ये आपकी होगी सोइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपकी रॉक की डेफिनेशन, चट्टान की परिभाषा। चट्टान की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी हुई प्राकृतिक ठोस पिंड को क्या बोल देते हैं, अपने चट्टान कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, आपने अवसादी और रूपांतरित चट्टान। अब जिन लोगों को इसको अच्छे से करते होंगे, इस बार इसका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है चट्टान का। तो यदि जिन्होंने चट्टान चैप्टर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना कि आगे चट्टान का निर्माण कैसे होता है, कैसे इसकी। हालांकि मैंने एक फ्लो चार्ट से इसको समझा रखा है, जिस बच्चे ने वो फ्लो चार्ट कर लिया वहाँ से उसके इसके अन्य नाम भी याद हो जाएंगे, कैसे बनती है, डेफिनेशन कैसे बनानी, सारी सारी वहाँ से कवर हो जाएगी। इंग्लिश में बोले तो नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास ऑफ 2 और मोर देन 2 मिनरल इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स आर 3 टाइप्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास ऑफ 2 और मोर देन 2 मिनरल इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स आर 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपकी होगी रॉक की डेफिनेशन। 10 नंबर पे आती है आपकी इग्नियस रॉक। अब अपने एक एक रॉक के बारे में पढ़ते जाएंगे। इग्नियस रॉक जिसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान, तो गर्म लावा के मृदा सतह के अंदर या बाहर, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी ठंडा हो सकता है, तो अंदर या बाहर ठंडा होने से जो ठोस पिंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोल देते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और बाष्पीय आग्नेय चट्टान। और इन तीनों के एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अम्लीय के अंदर जैसे कौन से आपके ग्रेनाइट और रायोलाइट आते हैं, माध्यमिक में आपका डायोलाइट आ जाता है, सियानाइट आ जाता है, बाष्पीय में क्या आ जाता है, बेसाल्ट और गेब्रो आ जाता है। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार की हो जाती है, आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा above and below the soil surface,
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर है बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट इग्नियस रॉक आर फाउंड इग्नियस रॉक आर 3 टाइप्स एसिड, न्यूट्रल और बेसिक इग्नियस रॉक। आपकी एसिड इग्नियस रॉक होगी, न्यूट्रल इग्नियस रॉक और बेसिक इग्नियस रॉक। ये आपकी होगी 10वें डेफिनेशन पूरी, जिसके अंदर आपकी आगे इग्नियस होगी। हाँ जी, नेक्स्ट आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की भाषा क्या होती है? मूल चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होने से बनी चट्टान को क्या बोल देते हैं? अवसादी चट्टान बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको अजीब लगेगी ना कि मूल चट्टानों की, तो मूल चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। तो मूल चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त अवसाद जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होने से जो बड़ी चट्टान होती है अवसादी चट्टान कहलाती है। उदाहरण के लिए सेल हो गया, बालू पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, या आसान भाषा में लिखना चाहूँ कि आग्नेय चट्टानों के तलछट जमाव से जो चट्टानें बनती है उसको अपने अवसादी चट्टान बोल देते हैं। आफ्टर सीमेंटिफिकेशन इन सेडिमेंट ऑफ इग्नियस रॉक a new rock are formed that is called sedimentary rock। ठीक है, इसके एग्जांपल सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, एग्जांपल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन सी अवसादी चट्टान है, कौन सी रूपांतरित है। ठीक है, तो सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इसके अलावा एक कॉन्ग्लोमरेट भी याद रख सकते हो कि वो भी इसका होता है। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है जी, ये आपकी होगी सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट आपकी कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान, जिसको अपने बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय व अवसादी चट्टानों में ताप और दाब से परिवर्तन के कारण बनी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, कौन सी? सल्कित और असल्कित, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। सल्कित के अंदर क्या होगा कि जो खनिज होंगे वो समांतर स्तर के अंदर यानी समांतर परतों के अंदर होते हैं, असल्कित के अंदर के समांतर परतों के अंदर नहीं होते। ठीक है ना, एग्जांपल की बात करें तो जैसे इनके अंदर याद रखना कि ग्रेनाइट है। अब देखो अपना हेडिंग क्या डाली है? मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें क्या लिखा है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में। तो आग्नेय कौन सी होती है? ग्रेनाइट आग्नेय है। इससे कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है? ग्नीस बनती है। लाइमस्टोन है, ये कौन सी आपकी? अवसादी चट्टान। इससे कौन सी बनती है? मार्बल। फिर आता है आपका सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बनती है आपकी क्वार्ट्जाइट। फिर आता है आपका बेसाल्ट, और बेसाल्ट से कौन सी बनती है? सिस्ट। और एक और होता है आपका सेल वाला भी याद रखना कि सेल से कौन सी बनती है? सॉरी, सेल से बनती है आपकी स्लेट। ठीक है, सेल से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है? तो स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इंग्लिश में डेफिनेशन ये है, when igneous and sedimentary rock are changed due to height, heat and pressure, a new rock is formed that is called metamorphic rock। ठीक है ना, कि जो आपकी इग्नियस और जो सेडिमेंट रॉक है उसमें हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण जो बनती है उसको अपने क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर 2 टाइप्स, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। एग्जांपल पर लिखवाई थी, बस वो लिख लेना। ठीक है, दोनों के लिए तो सेम ही रहेंगे एग्जांपल, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है मिनरल या खनिज। खनिज की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर। अब देखो चट्टान और खनिज की परिभाषा याद रखने की ट्रिक क्या है? चट्टान के अंदर खनिज आता है और खनिज के अंदर क्या लिखा होता है? तत्व। बाकी लाइन सेम ही रहती है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने ठोस प्राकृतिक पिंड को क्या बोल देते हैं? खनिज कह देते हैं। ये क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक नहीं होते, ये होते हैं अकार्बनिक होते हैं। और इनका क्या होता है? रासायनिक संगठन भी निश्चित होता है, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, उसके अंदर चेंजमेंट नहीं होती। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड मिनरल। इट्स केमिकल कंपोजिशन आर फिक्स्ड, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, स्थायी होता है। ये इसकी मिनरल की परिभाषा है, खनिज की परिभाषा है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट आती है आपकी प्राइमरी मिनरल। हाँ जी, प्राइमरी मिनरल जिनको अपने बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक खनिज, वो क्या होते हैं? वे खनिज जिनके कणों का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से अधिक होता है तथा जो पिघले हुए लावा के ठंडा होने से बनते हैं उनको अपने बोल देते हैं प्राथमिक खनिज। ठीक है ना, जो ठंडा लावा होता है वो जैसे ठंडा होता है उससे जो खनिज बनते हैं वो आपके बोल सकते हैं प्राथमिक खनिज। आपने बोल सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से है, या आपने बोल सकते हैं कि चट्टानों के द्वारा जो खनिज बनते हैं वो बोल सकते हैं आपके प्राथमिक खनिज होते हैं। जैसे एग्जांपल फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेड, ओलिवाइन, चूना पत्थर। क्योंकि आप ये चूना पत्थर कहाँ से लगते हैं? प्राथमिक खनिज है क्या? हाँ,
मैंने सोचा वो चल रहा है लोग वाला चल रहा है। देखो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि प्राथमिक ऋण के 5 उदाहरण लिखिए, तो ये मैंने लिखा दिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 1 एग्जांपल है। कोई सिर्फ 5 याद रख लेना जो आपको याद है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लैड और डिवाइन और चूना पत्थर, ये आपके प्राइमरी मिनरल होते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, व्हेन डायमीटर ऑफ मिनरल particles are more than 0.002 mm, that is called primary mineral. Primary mineral are formed by solidification of molten magma and they are dominant into rock. किसके अंदर प्रभावी होती है? चट्टानों में प्रभावी होती है। ये इसकी ग्रीस की परिभाषा है। एग्जांपल से भी देंगे, इंग्लिश में भी इनको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। पंखा होने चला, गर्मी लगी, बट चलो कोई ना, 15 तक तो आगे 50 से डेफिनेशन कर लेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। आज मैंने वैसे भी लगातार 1.5 घंटे क्लास लिया, तो वैसे भी क्लास पूरा डाउन चल रहा है। हाँ जी, एलोकेशन निक्षेपण जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों का निचले स्तरों में पहुंचकर जमा होने को क्या बोल देते हैं? निक्षेपण बोल देते हैं। किसको? कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव जो है वो नीचे जाके जमा होते हैं, उसको बोल देते हैं निक्षेपण। अर्थात खनिज पदार्थ, घुलनशील लवण और पोषक तत्वों का निचले स्तरों में एकत्रित होना निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है? घुला हुआ होता है, यानी इसे निक्षेपण इस क्या लिखा, हाँ, इसे निक्षेपण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसे निक्षेपण तंत्र का कौन सा निक्षेपण तंत्र होता है? बी। तो एलिवेशन प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे होती है? बी में होती है। तो याद रखना कि जब देखो एक डेफिनेशन ये नहीं, एक ही दो डेफिनेशन मिलेगी ना एक में, कि खनिज पदार्थ, लवण या ऐसे लिख दो या कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव लिख दो, कैसे लिख दो। तो ये होती है आपकी निक्षेपण की परिभाषा। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है, और आजकल तो डिफरेंस भी आने लग गया कि एलोकेशन और एलोवेशन प्रोसेस, यानी निक्षालन और निक्षेपण के अंदर डिफरेंस लीजिए, तो उनको अच्छे से कर लेना है। जो डेफिनेशन है लिस्ट पॉइंट बना के अपने लिख सकते हैं। ए प्रोसेस ऑफ accumulation in which mineral and soluble salts are accumulated in lower horizon, that is called elevation. Elevation means washing in zone, मतलब एक होता है वाशिंग आउट जोन बोलते हैं एलिवेशन को, यानी घुलकर बाहर जा रही है। वाशिंग इन जोन घुलकर अंदर आ रही है, तो घुलकर अंदर आएंगे वहीं पे जमा होंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाशिंग इन जोन में पूछा जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाशिंग इन जोन जो है वो कौन सा होता है? तो बी आंसर होता है, उसको बोलते हैं। हाँ जी, फिर आता है आपका पेडोट्रमेशन। पेडोट्रमेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के विभिन्न विकसित तंत्र आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होकर मृदा का निर्माण करते हैं, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? पेडोट्रमेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया जीव जंतु एवं पेड़ पौधों द्वारा होती है। कोई जीव जंतु मिक्स करते हैं, जैसे चूहा बिल बनाता है ना, तो वो भी क्या है? पेडोट्रमेशन का ही है, क्योंकि वो बिल बनाएगा तो सारी मिट्टी मिक्स कर देगा। ठीक है, यानी पेडोट्रमेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ developed soil horizons. This process caused by soil organisms and plant roots. ठीक है, हालांकि जैसे कि लाइट पड़ रही है दिख भी नहीं रहा है दोबारा, बट ये है कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लगभग मैंने की थी 2 घंटे के अंदर तैयार की थी, बट ये है कि 2 घंटे लगातार नहीं थे, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी जितना टाइम मिलता था उसमें तैयार की थी। और ये तैयार करने में काफ़ी टाइम हो गया, 2 बार तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सारा कुछ कैमरा वगैरह सेट भी कर लिया, बट कभी कोई काम हो जाता था, कभी लेट हो जाता था कॉलेज से, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट आज रिकॉर्ड हो रहा है फाइनली। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन पेडोट्रमेशन की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग। बॉयज़ वाले के अंदर तो कोई प्राइवेसी नहीं है, उसके अंदर हाँ एक चीज़ और है, ग्रुप के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज का बच्चा जुड़ सकता है जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसकेआरयू के बच्चे जुड़ सकते हैं या जो अपनी एमपीयूटी है उसके जुड़ सकते हैं, सारे के बच्चे जुड़ सकते हैं, और इसमें जुड़े हुए भी हैं। ठीक है ना, कौन से भी ईयर के हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे के बच्चे जुड़ सकते हैं। इसमें आपके सारे जैसे पेपर होते हैं तो गेस्ट पेपर भी आते हैं, नोट्स भी आते हैं, कोई वैकेंसी आ रही है उसका भी नोटिफिकेशन इसके अंदर आता है, तो सारी की सारी जो भी लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके भी लिंक भी आ जाते हैं, तो सारा का सारा कंटेंट मिलता है। तो वो तो है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए क्या है? गर्ल्स के लिए एक प्राइवेसी ग्रुप बनाया गया है। वैसे देखो जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं इनके ग्रुप जो है गर्ल्स और बॉयज़ के जो मतलब अलग से जो चलते हैं पर्सनल ग्रुप, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो उनमें गर्ल्स और बॉयज़ कमांड है, लेकिन मैंने भी इसे बनाया था। फिर बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा गर्ल्स के लिए आप अलग ग्रुप बनाइए, तो मैंने गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना रखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये मेरा नंबर है 978481
27760। बहुत सारी गर्ल्स इसके अंदर पहले भी है, किसी भी कॉलेज से आप जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उसके अंदर आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम और कौन से ईयर से हो वो आप भेज देना। उसके बाद में पहले उस पर मतलब करोगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। या आपके कॉलेज की कोई लड़की उसके ग्रुप में जुड़ी हुई है तो वो पहले आपको ऐड भी करेगी, तो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती, पहले रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद मेरे को पता लगेगा कि हाँ इस कॉलेज की है ये लड़की, फिर आपकी एक्सेप्ट होती है रिक्वेस्ट। और इसके लिए आप इस नंबर पे आप जुड़ सकते हो, तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो बॉयज़ के जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सारे बॉयज़ जुड़ सकते हैं, उस पर टिक ही करना है, इतने में आप जुड़ जाओगे, ठीक है ना। और गर्ल्स इस पर करना है। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुकेश सर 760, ठीक है। तो आप प्लीज सबको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चलाते हैं टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और इंस्टाग्राम का लिंक भी। सर्च नहीं कर लोगे तो भी, या मुकेश कुचेरिया नाम से करोगे तो भी, बट मेन टीचिंग के लिए ये है मुकेश कुचेरिया वाला है, वो मेरा पर्सनल ग्रुप वैसे चलता है, लेकिन ये टीचिंग के लिए बनाया था मैंने, ठीक है ना। मतलब टीचिंग के लिए वीडियोज अपलोड होती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज कर लेना यार। और इस कंटेंट आप देख रहे हो कि कितनी मेहनत की है, कितना अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो लैंग्वेज है वो कितनी ईजी है। तो जितने भी स्टूडेंट आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके साथ 12वीं में पढ़े हुए हैं, जेट में भी आपके साथ तैयारी की होगी, और सभी के पास इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। और इतना कहता हूँ किसी से भी कंपैरिजन कर लेना, ऐसा कंटेंट कोई नहीं दे सकता। और सब्जेक्ट की बात नहीं करता, बट सोशल साइंस के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों के अंदर हैं, ठीक है ना। तो वो एक ही बात बोलते हैं कि सर यहाँ पे जब हम टीचर्स को नोट्स दिखाते हैं वो कहते हैं कि यार सोइल की ये इतने अच्छे नोट्स कहाँ से लेके, चलो इसकी वीडियो बना के पूरे बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। तो सोइल की तो गारंटी लेता हूँ कि ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट का चलता रहता है, क्योंकि मेरा मेन स्ट्रीम जो है वो सोइल है, या इसके अलावा इकोनॉमी है। हाँ जी, नेक्स्ट आती है बेहतरीन यानी अपक्षय की परिभाषा। तो चट्टानों में खनिजों का अपघटन और विघटन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, पेट्रो पदार्थ का निर्माण होता है। अपक्षय तीन प्रकार का होता है, कैसा, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। यानी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इनटू स्मॉल पीसेस बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इट फॉर्म पैरेंट मैटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं कि वेदरिंग आर थ्री टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। दो प्रोसेस के नाम दिया आपको, डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन, यानी विघटन और अपघटन। अपघटन का मतलब होता है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, और विघटन का मतलब होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। यानी डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट, और डीकंपोजिशन क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना, ठीक है ना। ये आपकी वेदरिंग की डेफिनेशन है, ये भी इस बार आ सकती है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब फिर केमिकल वेदरिंग के अंदर हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है, वहां से एग्जाम के अंदर डेफिनेशन बनती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जैसे मान लो पहले आपका हाइड्रेशन, जल योजन मतलब जल का जुड़ना। तो जल किसी चीज के साथ जुड़ेगा तो एक नया खनिज बनाएगा, वही आपकी प्रक्रिया क्या होती है, जल योजन होती है। जैसे जल का किसी खनिज के साथ जुड़कर एक नया खनिज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल योजन कहलाती है। यह द्वितीय खनिजों में सबसे अधिक होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि द्वितीय खनिजों में डैश रासायनिक अपक्षय होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रेशन, जल योजन होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ दो जल के अणु जुड़ते हैं तो ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, ये भी याद रखना। ऐसे एक और होता है, जैसे हेमेटाइट वाला पढ़ते हैं Fe2O3, जब इसके साथ तीन जल के अणु जुड़ते हैं तो ये क्या बना लेता है, Fe2O3.3H2, इसको क्या बोलते हैं, लिमोनाइट। ये क्या होता है आपका हेमेटाइट, जब तीन जल के अणु जुड़ गए तो ये लिमोनाइट। इसका रंग लाल होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। इक्वेशन, एक इक्वेशन ये थी, एक वो अभी मैंने जो लिखवाई थी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद एनी मिनरल एंड फॉर्म ए न्यू मिनरल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज डोमिनेटेड स्कैंडिनेवियन। अब देखो ये अलग खनिज था, ये जल जुड़ा तो एक अलग खनिज बन गया। ऐसे हेमेटाइट था, जल जुड़ा तो लिमोनेट बन गया, अलग एक खनिज बनेगा, वो आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकंड इसको ऊपर और कर देते हैं ताकि पूरी डेफिनेशन बनाई जा सके। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन वह प्रक्रिया जिसमें जल आयनीकृत होता है, किसमें, H और OH आयन में, और ये आयन क्या होते हैं, किसी खनिज के साथ अभिक्रिया करके दो नए खनिज बनाते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, जल अपघटन कहते हैं।
यह प्राथमिक खनिजों में सबसे अधिक होती है और इसे द्वितीय अपघटन प्रक्रिया भी बोलते हैं। डबल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस इसको बोला जाता है और यह अपक्षय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखो ये जो 3 लाइन है ना, ये वाली एक यहाँ तक और ये यहाँ तक, तीनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या। एक तो जल अपघटन है वो प्राथमिक खनिजों में सबसे अधिक होती है, दूसरा द्वितीय अपघटन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, तीसरा क्या कि जो आपकी अपक्षय की सबसे महत्वपूर्ण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अपक्षय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है, तो आपकी हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी ए प्रोसेस इन विच H2 ionized into H and OH ions, these ions react with any mineral and form two new mineral, क्योंकि दो नए खनिज बनेंगे, two new mineral, that is called hydrolysis. It is known as double decomposition process. It is dominant in primary mineral. कौन से के अंदर होती है, प्राइमरी मिनरल के अंदर ये डोमिनेट प्रोसेस मानी जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका लाइट। अच्छा एक चीज बता देता हूँ कि प्लीज मेरे को डेफिनेशन की पीडीएफ के लिए मैसेज मत करना, पीडीएफ नहीं मिल सकती, आपको यहीं से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा चल रहा है इस चीज़ पे वर्क मेरा, मेरी खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर तो ये सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी और नोट्स भी मिल जाया करेंगे, पेपर सॉल्यूशन सारा कुछ मिला करेगा और सबसे कम प्राइस के अंदर। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट के नोट्स है 40 रुपये के अंदर हो गए, 50 रुपये में ऐसे नोट्स मिल जाया करेंगे, 10 रुपये के अंदर सारे के सारे 10 सालों के पेपर, 8 सालों के पेपर। जैसे डेफिनेशन है ये 20 रुपये की पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को प्रिंट निकलवाओ वहीं से पढ़ो, ठीक है। हालांकि प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं होगा उसके अंदर। अभी मेरे जैसे जो वेबसाइट बना रहे उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं कि सिर्फ फोन के अंदर ही ओपन हुआ करेगी, बट वही है कि फोन से भी पढ़ लिया करोगे तो भी अपने पास कंटेंट मिलना चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए कहीं से भी हो। और मेरे लिए जो नोट्स सारे लैंग्वेज ईजी होते हैं। जैसे मैं सुपरवाइजर के अंदर पढ़ाने गया था तो वहाँ पे क्या है, कोई दूसरे कॉलेज के बच्चे आए थे, तो मैं सुपरवाइजर के अंदर पढ़ा रहा था, तो बच्चों को मैंने एक आधी क्लास के अंदर थोड़ा बहुत एक टॉपिक करवाया था, ठीक है। आधी क्लास तो बड़ी थी लेकिन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में चला गया था टाइम, लेकिन उसके अंदर जो मैंने पढ़ाया था वो कहते सर ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है आपकी, बस नया कंटेंट इसी का चलता है, इजी लैंग्वेज में करवाता हूँ ताकि बच्चों को समझ आना चाहिए। बुक्स की लैंग्वेज ले लो, या अब देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे अपने चैनल देखते हैं बुक्स की लैंग्वेज को उठाते हैं, हालांकि टाइप की होती है लेकिन होती बुक की लैंग्वेज है कि वो समझ में नहीं आती। ये लैंग्वेज बिल्कुल ईजी मिलेगी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जितने आपके स्टूडेंट एग्रीकल्चर की जानकार है उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। अब लाइट में हल्के खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिनका विशेष घनत्व क्या होता है 2.85 से कम होता है, हल्के खनिज कहलाते हैं। लगभग सभी प्राथमिक खनिज होते हैं वो क्या होते हैं आपके हल्के खनिज, जैसे फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है कि विशेष जो आपके हल्के खनिज होते हैं इनका विशेष घनत्व कितना होता है, तो 2.85 से कम होता है, यानी व्हेन स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मिनरल इज लेस देन 2.85 दैट इज कॉल्ड लाइट मिनरल। ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी मिनरल आर सॉरी अच्छा इसमें ये लिख दिया, ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी मिनरल्स आर लाइट मिनरल, ठीक है। जितने प्राइमरी मिनरल हैं उनको अपने लाइट मिनरल्स बोलते हैं। हालांकि राइटिंग ये मेरी नहीं है, ये भी मेरे किसी स्टूडेंट की लिखी हुई है, बट पहले मैंने उसको डेफिनेशन लिखी थी, फिर मेरे को लगा यार थोड़ी सी राइटिंग इंप्रूव और करते हैं अपनी, तो मैंने किसी से लिखवा ली। हालांकि वो पेज भी उससे मैंने ले लिया, वो आप खुद यूट्यूब से लिख रहा हूँ, कहते सर कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टिकल। देखो ये से एक चीज अपने डेफिनेशन एक और पढ़ सकते हैं, ये मैंने लाइट मिनरल की लिखाई है, हैवी मिनरल की नहीं लिखाई। हैवी मिनरल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.85 से अधिक, लाइट मिनरल 2.85 से कम, हैवी मिनरल 2.85 से ज्यादा, ठीक है। बाकी सेम चीज रहेगी। ये हो गया क्या पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी की क्या होती है, रंध्रावकाश रहित ठोस मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, कण घनत्व कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या mg पर मीटर क्यूब होती है, दोनों में से कोई चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर। इसे पिग्नोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, पिग्नोमीटर के द्वारा, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी। यूनिट ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पार्टिकल डेंसिटी मेजर बाय पिग्नोमीटर, इसके द्वारा मेजर की जाती है, पिग्नोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। नेक्स्ट ब्लड डेंसिटी। ब्लड डेंसिटी की परिभाषा यानी हिंदी में बोलते हैं स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व की परिभाषा क्या होती है, रंध्रावकाश युक्त, उसमें क्या था रंध्रावकाश रहित, इसमें क्या रंध्रावकाश युक्त शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसे आरटी मोटर के द्वारा किया जाता है। पार्टिकल डेंसिटी को पिग्नोमीटर के द्वारा, इसको आरटी मोटर के द्वारा किया जाता है। जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी होती है
उसके अंदर रंध्रावकाश इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर रंध्रावकाश इंक्लूड होता है। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, यूनिट ऑफ बल्क डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बल्क डेंसिटी मेजर्ड बाय आरडी वाटर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, हमने तो हमारे कॉलेज में बच्चों को करवाया, आपके कॉलेज में पता नहीं, जो अदर्स कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, बट बहुत इजी प्रैक्टिकल होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है पोरोसिटी फॉर्मूला। बहुत बार एग्जाम में इसका पूछा जाता है, तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और फॉर्मूला भी लिखा है। एग्जाम में आपके फॉर्मूला भी है तो भी ये दो लाइनें लिख के आ जाना यार क्या बनता है, बट ये है कि थोड़ा सा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पोरोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बीटी अपॉन पीडी इनटू सो। ये चीज ध्यान रखना, पहले ऊपर बीटी आता है फिर पीडी आता है, इसको वैसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। बी पहले आता है पी पहले आता है, बी पहले आता है मतलब ऊपर बी नीचे पी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस बीटी अपॉन पीडी इनटू सो। अब दिक्कत क्या आती है कि कई बार अपने पेपर के अंदर लिख के आते हैं ना, तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर अपना गलती होता है। या तो ऐसे लिख लो, इसमें ब्रैकेट वाला कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे 100 कॉमन लेके फिर करते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी मृदा में वह लिखित स्थान जो जल व वायु से भरा होता है रंध्रावकाश कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है, प्रतिशत होती है। यह मृदा वेव का कितना होता है, 50% भाग होता है, यानी सोइल कंपोनेंट होता है उसका 50% पार्ट जो है आपका पोर स्पेस होता है। क्ले की पोरोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 50 से 60% होती है। यानी परसेंट पोर स्पेस इन सोइल व्हिच आर फिल्ड विद वाटर एंड एयर इज कॉल्ड पोरोसिटी। इट इज 50% ऑफ सोइल कंपोनेंट्स। पोरोसिटी ऑफ क्ले इज 50 to 60%। तो ये आपकी पोरोसिटी के अंदर डेफिनेशन आ जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता, जहाँ हिंदी में कई बार क्षेत्र धारिता भी लिखा जाता है। तो क्षेत्र क्षमता की व्यवस्था क्या होती है, खेत में सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद की जो अवस्था होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता कहते हैं। इस पर मीटर क्यूब कितना होता है, -0.1 से लेके -0.33 होता है। याद रखना, माइनस के अंदर वैल्यू चलती है इसकी, -0.1 से लेके -0.33 होता है। क्षेत्र क्षमता पर पीएम मान 2.5 होता है। इस अवस्था पर पौधों को सबसे अधिक प्राप्त जल उपलब्ध होता है, यानी जो अवेलेबल वाटर होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है आपका फील्ड कैपेसिटी में होता है। यानी आज आपका पानी लगा सर तो 20 दिन की अवस्था स्तंभ अवस्था, और पानी लगाना 2-3 दिन बाद की अवस्था बिना बोलना क्षेत्र क्षमता। यानी स्टेज आफ्टर 2 to 3 days of irrigation where movement of water become negligible is called field capacity. Metric potential of field capacity is -0.1 to -0.33 and PM value is 2.5. Field capacity is maximum limit of plant available water. ठीक है ना, प्लांट अवेलेबल वाटर की क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने 25 नंबर डेफिनेशन विल्टिंग पॉइंट पे, जिसको अपने बोलते हैं मुरझान बिंदु। तो पौधों को स्थायी रूप से मुरझा जाने के समय या पौधों के सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है उस बिंदु को अपने बोल देते हैं मुरझान बिंदु। जब पौधा मुरझा जाता है उस टाइम जो प्लांट जो सोइल के अंदर मॉइस्चर होता है उसको अपने बोल देते हैं मुरझान बिंदु। इस पर मैट्रिक रिपोर्ट कितना होता है, यानी मैट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, -15 होता है, और पीएम मान कितना होता है, 4.20 होता है। कई बार 4.18 भी लिखा जाता है, तो राउंड फिगर में 4.20 लिखा जाता है। यानी विल्टिंग पॉइंट इन द सॉइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट्स कैन नॉट ये क्या लिखा है, वो एक सेकंड, विच moisture level at which plants can no longer absorb sufficient water from the soil, causing them to will permanently wilt हो जाता है, wilt मुरझा जाता है, wilt permanently and fail to recover। यानी देखो मुरझा ही गया तो यदि अपन इसको पानी देंगे तो भी तो वो ग्रोथ करेगा, यदि वहां पर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में है पीएम वैल्यू ऑफ विल्टिंग पॉइंट इज 4.20 एंड बार वैल्यू या आपने बोल सकते हैं मैट्रिक पोटेंशियल को कितना होता है, -15 होता है। तो मैट्रिक पोटेंशियल और बार वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, उसको अच्छे से देख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आर्द्रता ग्राइजन, इस बार आपके एग्जाम के अंदर आ भी सकता है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राइजन क्या होता है, तो वह जल जो मृदा में -31 से लेके -100 या कई बार 1000 के लिए, ज्यादातर 1000 नहीं चलता है, इसको 1000 लिख लेना कि -31 से -1000 तक जो उपस्थित होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राइजन बोलते हैं। यह मृदा में वाष्प के रूप में पाया जाता है। यह
4.5 pm मार्क पर जो है उपलब्ध होता है और यह पौधों को क्या है प्राप्य नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है वाष्पीय रूप के अंदर होता है, तो वाष्पीय रूप में होगा तो ये पौधों को प्राप्त भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, यानी वाटर प्रेजेंट इन सॉइल एट -31 to -1000 बार is called hygroscopic water. It is present in soil as a vapor form. It is available to 4.5 pF value. It is not available to plants. यानी ये पौधों के लिए प्राप्य नहीं होता। तो इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आती है सॉइल कंसिस्टेंसी। इस बार इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। मृदा गाढ़ता जिसको बोलते हैं, तो मृदा पदार्थों के विघटन या विरूपण के विरुद्ध लगने वाले प्रतिरोध जो होता है उसको क्या बोलते हैं मृदा गाढ़ता। यानी उसका विघटन हो रहा है या विरूपण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं मृदा गाढ़ता। यह पूर्ण रूप से मृदा नमी पर क्या होती है आधारित होती है। 5 प्रकार की होती है, हार्ड, सॉफ्ट, प्लास्टिक, स्टिकी और विस्कस। सीक्वेंस याद रखना, हार्ड के अंदर मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है या वेट कंडीशन में होती है, ये वेरी वेट कंडीशन में होती है, विस्कस कहाँ पे होते हैं सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर होती है। यानी रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट टू डीफॉर्मेशन और रप्चर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल कंसिस्टेंसी। इट्स डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर कंटेंट। इट्स 5 टाइप्स, कौन से, हार्ड, सॉफ्ट, प्लास्टिक, स्टिकी और विस्कस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना भाई, पहले हार्ड आती है, फिर सॉफ्ट आती है, फिर आपकी प्लास्टिक आती है, फिर स्टिकी आती है, फिर विस्कस। यानी हार्ड होती है वो ड्राई का, ये भी आपके क्वेश्चन प्रीलिमिनरी सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं। हार्ड जो वो ड्राई में होती है, सॉफ्ट जो मॉइस्ट कंडीशन में होती है, प्लास्टिक जो होती है वेट में, स्टिकी वेरी वेट में और विस्कस जो है सैचुरेशन में होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर डेफिनेशन, सॉइल प्लास्टिसिटी, मृदा सुगठिता। यानी गिल्ली मृदा का वह गुण जिसके कारण बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदल जाती है और बल हटाने पर पुनः उसी रूप में आ जाती है, उसी को बोल देते हैं अपने सुगठिता। सुगठिता के लिए मृदा में 15% से अधिक क्या होनी चाहिए कले की मात्रा, यानी पोरोसिटी। यदि वो प्लास्टिसिटी शो कर रही है सॉइल तो उसके अंदर क्या होगा कले की अमाउंट जो है वो 15% से ज्यादा होगी, मोर देन 50% होनी चाहिए। यानी व्हेन ए मोइस्ट सॉइल मास इज डिफॉर्म्ड इनटू एनी शेप and it's retain the shape after the force, that is called soil plasticity. For plasticity, ये ना, for plasticity more than 15% clay content present in soil, यानी प्लास्टिसिटी के लिए मिनिमम जो आपका 15% होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, यानी 50% से ऊपर होगी तो ये होता है प्लास्टिसिटी शो करेगी। नेक्स्ट आता है सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान। मृदा तापमान की राशि क्या होती है, मृदा तापमान मृदा में निश्चित समय और गहराई में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा है जो मृदा में अंकुरण, जैविक क्रिया व पादप वृद्धि, अंकुरण कोमल लगाना, जैविक क्रिया व पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। इसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, यानी यूनिट क्या होती है डिग्री सेल्सियस। सोइल टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन द सोइल एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एंड टाइम। सोइल टेम्परेचर affects seed germination, root growth and microbial activity, यानी seed germination को इफेक्ट करेगा, root growth को भी और microbial activity को भी इफेक्ट करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका 30 नंबर डेफिनेशन, कौन सी, कैपिलरी वाटर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं केसीय जल, या कई बार बुक के अंदर केसी का जल भी लिखा हो जाता है। तो वह जल जो क्षेत्र क्षमता और आर्द्रता ग्रह स्थिरांक के मध्य उपस्थित होता है वो आपका कौन सा होता है केसी जल होता है। फील्ड कैपेसिटी से लेकर हाइग्रोस्कोपिक के बीच का जो जल होता है वो आपका कैपिलरी वाटर होता है। यह -0.1 से लेकर -31 बार तक जो है मैट्रिक बहुपद जो है प्राप्य होता है। यह 0.25 से लेकर 4.5 तक होता है, यानी बार वैल्यू -0.1 से लेकर -31 होती है और पीएफ वैल्यू कितनी होती है 2.5 से लेकर 4.5 होती है। यानी वाटर प्रेजेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। It present at -0.1 to -30 metric potential and 2.5 to 4.5 pm value, ठीक है। तो बार वैल्यू भी याद रखनी है और पीएम वैल्यू भी याद रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपकी बफरिंग कैपेसिटी, उभय प्रतिरोधक क्षमता। ऐसे भी वीडियो देख लेता हूँ मैं, सही तो चल रही है ना। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, उभय प्रतिरोधक क्षमता या बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मृदा की वह क्षमता जब उसमें अम्ल व क्षार मिलाया जाता है तो उसके पीएच में परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं उभय प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है।
धनायन में क्षमता बढ़ने पर उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, यानी सी बढ़ेगी तो बफरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। यानी कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू मेंटेन देयर पीएच आफ्टर एडिंग बेस एंड एसिड फैक्टर इज कॉल्ड बफरिंग कैपेसिटी। या अपने सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं ओवर लगा के, resistant to change their pH value after adding acid and base is called buffering capacity। दोनों लिख सकते हो, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे दोनों लिख देना। और एग्जाम के अंदर जो बच्चा दोनों याद करके जा सकता है वो दोनों भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मास फ्लो सुबह बहा। दाब स्थिरांक में अंतर के कारण मृदा वायु के गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी मृदा वायु से वायुमंडल, ब्रैकेट लगा के ये भी समझा सकते हो कि मृदा वायु से वायुमंडल में स्थानांतरण को समूह बहाव कहते हैं। यह मृदा वातावरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी सॉइल एरेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी मूवमेंट ऑफ एंटायर मास ऑफ सॉइल एयर फ्रॉम सॉइल टू एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस इज कॉल्ड मास फ्लो। इट डिपेंड्स ऑन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आपकी इजी सी मास फ्लो की डेफिनेशन थी। फिर आता है स्टोक्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का इसका क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके डेफिनेशन के अंदर आ जाए, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, चाहे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ जाए। तो स्टोक्स लॉ सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए किसके लिए होता है, तो मृदा कणाकार के विश्लेषण के लिए, सॉइल टेक्सचर एनालिसिस के लिए, क्या कि गोल कणों का वेग त्रिज्या के वेग के समान, ये गलत लिखा है, गोल कणों का वेग जो है वो त्रिज्या के वर्ग आ जाता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, उसको अपने बोलते हैं स्टोक्स नियम कहलाता है। यह मृदा कणाकार का क्या करता है, विश्लेषण करता है। गोल कणों का जो वेग होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, उसको अपने स्टोक्स लॉ कहते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट इज नोन एज स्टोक्स लॉ। इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2/9 v = 2/9 r स्क्वायर g ps - pw अपॉन में बीटा। अब देखो v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, r का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी मृदा कणों का वेग, मृदा कणों की त्रिज्या, g क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ps क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, pw क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और n क्या होता है, नीटा। अच्छा ये ध्यान रखना, नीटा लिखते हो या तो उस n को नीचे ले जाओ, ऐसे लिखोगे तो ये गलत रहेगा, ये सही माना जाएगा, या n को ऐसे वापस मोड़ दो तो ये भी सही माना जाएगा, लेकिन सीधा n लिख के आते हो तो वो गलत हो जाता है। तो नीटा का ऐसे भी लिख सकते हो या आपने ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे करके ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, ठीक है, तो ये होता है। अब इसके अंदर ये भी वैल्यू तो कांस्टेंट है, 2/9, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या बच जाता है, v = r स्क्वायर। इस प्रकार के ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेग है वो क्या होता है, त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो v = r स्क्वायर भी लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है 34 नंबर डेफिनेशन सॉइल कोलॉइड की, मृदा कोलॉइड की। तो कोलॉइड जो शब्द है वो किसी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, कोला प्लस ऑइड से। कोला का मतलब होता है ब्लू और ऑइड का मतलब होता है लाइट, यानी जो ब्लू लाइट स्ट्रक्चर होती है उसको अपने बोलते हैं सॉइल कोलॉइड। यानी ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है तथा कोलॉइडल गुण रखते हैं, मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं। थॉमस ग्राइम जो है वो कोलॉइडल सैंड के क्या है, पितामह माना जाता है। कोलॉइडल सैंड जो है उसके थॉमस ग्राइम है। यदि वहीं पर क्या पूछा जाए, ये कोलॉइडल केमिस्ट्री होगी, और सॉइल केमिस्ट्री पूछी जाए तो कौन होते हैं, थॉमस वे। इसके थॉमस ग्राइम, उसके थॉमस वे होते हैं। यानी पार्टिकल्स देयर डायमीटर इज 1 to 100 मिली माइक्रोन and possess colloidal properties is called soil colloid. Father of colloid chemistry is Thomas Graham, और soil chemistry कौन होते हैं, थॉमस वे होते हैं। तो ये याद रखना, colloid chemistry के फादर अलग है और इसके अलग है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन सिलिकेट ग्लेज, ये कलर भी चेंज कर लेते हैं, काफी देर हो गई इस कलर को। सिलिकेट ग्लेज यानी हिंदी में इसको सिलिकेट ग्ले बोलते हैं। तो सिलिकेट ग्लेज से सिलिकेट ग्ले वे ग्ले खनिज होते हैं जो एल्यूमिना व सिलिका की परतदार शीटों में व्यवस्थित होते हैं। ये द्वितीयक खनिज होते हैं। इनमें टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल शीट जो है वो पाई जाती है, जैसे केओलिनाइट हो गया, मोंटमोरिलोनाइट हो गया, ऑयलाइट हो गया। ये तीनों आपके ख्याल से सिलिकेट। तो इसमें एक एल्यूमिना परत होती है और एक सिलिका परत होती है, जिसको अपने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल शीट बोलते हैं। यानी सिलिकेट ग्लेज
अब ये वैसे तो डेज दिख रहा है ना, वैसे कलेज आएगी। सिलिकेट कलेज आर क्ले मिनरल्स कंपाउंड मेनली सिलिका एंड एल्यूमिना लेयर्ड शीट। इन सिलिकेट कलेज प्रेजेंट टेट्राहेड्रल शीट एंड ऑक्टाहेड्रल शीट। सिलिकेट कलेज आर स्कैंडी मिनरल। सिलिकेट कलेज जो है वो कैसे होते हैं आपके स्कैंडी मिनरल होते हैं, द्वितीय कलेज होते हैं, जैसे आपका क्योरिनाइट, इलाइट, मोल्टोमेलिडोनाइट ये सारे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एग्जाम के अंदर सोइल एयर लिखा जाए, कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर लिखा जाए, दोनों में ये चीज क्या होगी कि मर्दा वायु ये क्या थी, हाँ मर्दा वायु या मर्दा वायु का संगठन जो है वो आ जाए। उसमें लिखा होगा कि मर्दा अवयव का कितना होता है 25% होता है, इसमें विभिन्न गैसें पाई जाती है। ठीक है, मर्दा वायु जो होता है वो मर्दा अवयव का 25% होता है और इसमें क्या आती है विभिन्न गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। नाइट्रोजन क्या होती है 78.08 होती है, ऑक्सीजन 20.6 होती है और CO2 कितनी होती है 0.3 होती है। तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से कंपैरिजन करें तो सोइल के अंदर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम होती है और CO2 एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो एरो का मतलब यही है, यानी नाइट्रोजन और CO2 एटमॉस्फेयर से कंपैरिजन करें तो ज्यादा होती है सोइल के अंदर और ऑक्सीजन कम होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है ह्यूमस। ह्यूमस में क्या लिखेंगे, मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे क्या बोलते हैं ह्यूमस कहते हैं। और इसकी द्रव्य विनिमय क्षमता भी कितनी होती है 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। ठीक है, यानी आफ्टर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्राउन ब्लैक amorphous colloidal substance are formed that is called humus. CEC of humus is 150 से 300 होती है, आपकी मतलब 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। याद रखना CEC की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो क्या होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी द्रव्य विनिमय क्षमता। नेक्स्ट आती है आपकी 38 नंबर डेफिनेशन इनफिल्ट्रेशन अंतःस्पंदन। अब ये चीजें मैंने समझाई हुई, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, ठीक है, रन ऑफ क्या होता है। तो जो आपका 5 ईयर डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर था उसके अंदर ये चीजें मैंने कराई हुई है। यहाँ पे बस डेफिनेशन पढ़ेंगे, अंतःस्पंदन या इनफिल्ट्रेशन क्या होती है। तो मर्दाशय में जल के प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी अंतःस्पंदन कहलाती है। इसकी इकाई क्या होती है mm/h होती है। बालू मृदा के अंतःस्पंदन दर सबसे अधिक होगी, जैसे सैंड सोइल पे पानी डालेंगे सारा अंदर चला जाता है, तो जो बालू मृदा होती है उसकी जो आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट होती है अंतःस्पंदन दर होती है वो सबसे अधिक होती है। यानी एंट्री ऑफ वाटर इनटू सोइल सरफेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यूनिट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज mm/h होती है। एंड सैंड सोइल हैव हायर इनफिल्ट्रेशन रेट, यानी जो सैंड सोइल होती है उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आता है ह्यू। सोइल कलर के अंदर 3 चीजें पढ़ते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ठीक है, तो ह्यू क्या आता है, यह प्रमुख वर्णक्रमीय रंग को दर्शाता है। इसका मान 1 से 10 तक होता है। इसे मुंशल रंग चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी ह्यू डिनोट्स डोमिनेट स्पेक्ट्रम कलर, इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू 1 to 10 यू डिटरमाइंड बाय मुंशल कलर चार्ट। तो वैल्यू भी याद रख लेना। अब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यू की रेंज कितनी होती है, वैल्यू की रेंज कितनी होती है और क्रोमा की रेंज कितनी होती है, तो ये चीज आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैल्यू। एक सेकंड इसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखनी जरूरी है, बार बार में बंद होगी तो पूरा फिर पत्थर मारना पड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है वैल्यू यानी मान। तो यह रंग की चमक को दर्शाता है, यानी कितना उसके अंदर लाइटनेस है या डार्कनेस है। और यह गहरे रंगों से हल्के रंगों की ओर बढ़ता है, यानी गहरे रंगों से हल्के रंग की तरफ जो है आपका मान जो है वो बढ़ता जाता है। इसका मान कितना होता है 1 से 10 तक होता है। ठीक है, यानी वैल्यू डिनोट्स डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ कलर। वैल्यू रेंज 1 to 10। ठीक है, तो ह्यू और वैल्यू दोनों की 1 से 10 होती है। लेकिन अब आता है कौन, क्रोमा। इसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, क्रोमा को क्रोमा बोलते हैं। तो यह रंग की परिशुद्धता को दर्शाता है, परिशुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसकी शुद्धता को दर्शाता है। रंग की शुद्धता या प्योरिटी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्रोमा यूज किया जाता है। इसका मान कितना होता है 1 से 8, दोनों का 1 से 10 था, लेकिन इसका मान कितना होता है 1 से 8 तक होता है। इसे मुंशल रंग चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी पहले वाली लाइन लास्ट वाली लाइन में शेड ले रही है, दूसरी लाइन के अंदर अपनी रेंज बता रही है और पहली लाइन के अंदर मेन चीज चल रही है
कि डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर के लिए कौन सा हो रहा है, लाइटनेस डार्कनेस के लिए कौन सा हो रहा है, और प्योरिटी के लिए जो है वो अपने कौन सी टर्म यूज करें। यानी क्रोमा डिनोट्स प्योरिटी ऑफ कलर, इट वैल्यू इज इक्वल टू 8, क्रोमा डिटरमाइंड बाय मोनशेल कलर चार्ट। इसके द्वारा मोनशेल कलर चार्ट के द्वारा प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आज तो घटा बिल्कुल हो गया खराब, चलो कोई ना। विद्युत चालकता, हाँ जी, विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता मिट्टी व पानी में उपस्थित घुलनशील लवणों की सांद्रता को मापती है। इसकी इकाई क्या होती है? डेसीसेंटीमीटर मीटर इनवर्स होती है। इसे कंडक्टिविटी ब्रिज द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? कंडक्टिविटी ब्रिज जो होता है उसके द्वारा मापते हैं। और लवणीय मात्रा की जो ईसी होती है वो 4 से अधिक होती है। लवणीय की 4 से अधिक और क्षारीय की 4 से कम होती है। इसकी इकाई क्या होती है? डेसीसेंटीमीटर मीटर इनवर्स। ये चीज के अंदर ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। डी स्मॉल होता है, एस कैपिटल आता है, एम स्मॉल होता है। ये चीज इसकी इकाई ये होती है, ध्यान रखना। एस कैपिटल होता है, बाकी दोनों लेटर स्मॉल होते हैं। यदि डी कैपिटल लिख दिया तो वो गलत आता है। यानी इससे इंडिकेट्स दैट सैलिनिटी लेवल ऑफ सॉइल ओवर वाटर, ठीक है, सैलिनिटी लेवल या वाटर का लेवल है, सॉरी सैलिनिटी लेवल बताता है किसके अंदर? सॉइल के अंदर, या फिर हो सकता है वाटर के अंदर, यानी मृदा के अंदर बताएगा या आप जो है जल के अंदर बताएगा। हायर ईसी मींस ए हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब ईसी हाई है उसका मतलब क्या है कि जो घुलनशील लवण है सोल्यूबल सॉल्ट है वो हायर है इन द सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिट ऑफ ईसी डेसीसेंटीमीटर मीटर इनवर्स हो जाएगी, और ईसी ऑफ सैलाइन सॉइल इज मोर देन 4 डेसीसेंटीमीटर मीटर इनवर्स, यानी 4 डेसीसेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है सॉइल पीएच, मृदा पीएच। तो हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लघु गुणांक को क्या बोल देते हैं? पीएच कहते हैं। अर्थात मृदा में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का जो लघु गुणांक होता है वो क्या कहलाता है? आपका मृदा पीएच कहलाता है। पीएच जो है वो एसपीएल सॉल्यूशन ने 1909 में दिया था। बाकी किसी का ये नहीं पूछा जाता। एक तो जो आपके सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो है जो किस ने दिए, जैसे वीवी डोकुजेल ने 1900 में, फिर जेनी ने 5 कारक दिए थे 1942 के अंदर, और 1949 के अंदर जो फिर एक्टिव और पैसिव डाटा था उनके ये पूछ सकता है, या इसका पूछ लेता है सॉइल पीएच वाले का। ईयर तो 1909 याद रखिएगा। यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज कॉल्ड पीएच। पीएच गिवन बाय एसपीएल सॉल्यूशन इन 1909। यानी पीएच है इसका फॉर्मूला बनता है क्या? log 10 H प्लस कंसंट्रेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू log 1 डिवाइड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो जो आपको सही लगे। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी सॉइल पोल्यूशन की, मृदा प्रदूषण की। मृदा प्रदूषण में क्या लिखेंगे कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। हानिकारक रासायनिक पदार्थों के द्वारा सबसे अधिक मृदा प्रदूषण होता है, यानी केमिकल डालो में कितने ज्यादा सॉइल पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। सॉइल पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट और अदर सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस सॉइल क्वालिटी एंड चेंजेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या कर दी गई है? चेंज कर देगा। कौन? सॉइल पोल्यूशन। फिर आता है आपका ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी समपोषी जीवाणु क्या होते हैं? तो वे जीवाणु जो क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन समय बनाते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? समपोषी जीवाणु होते हैं। ये खनिजों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफिक और चिमो ऑटोट्रॉफिक, यानी जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपना फूड बनाते हैं वो आपके चिमो ऑटोट्रॉफिक हो गए। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो सूर्य से अपना भोजन बनाएंगे वो आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए। अच्छा, इंग्लिश में डेफिनेशन बढ़िया, तो ये भी लिख लेते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया दैट कैन मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से होते हैं। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल। किससे? मिनरल की ऑक्सीडेशन जो है उससे। ये एक बार आएगी डेफिनेशन, ये भी अपने अभी बहुत टाइम पहले आई है, शायद 2021 पता 22 में आई है, तो इसके चांस कम है, बट एक बार आई हुई थी तो इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन पैरेंट मटेरियल की, यानी पैतृ पदार्थ की। तो चट्टानों के अपक्षय से एक असंगठित पदार्थ बनता है जिसे अपन क्या बोल देते हैं? पैतृ पदार्थ बोल देते हैं। यह मृदा निर्माण को क्या करता है? प्रभावित करने वाला एक निष्क्रिय कारक होता है। सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय कारक होता है, ठीक है। मृदा निर्माण में
कणाकार कली की मात्रा व प्रकृति पोषक तत्व रंग आदि पेट्रोल पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसा पैरेंट मैटर वैसे ही सोइल। ठीक है, कपड़े पढ़ते हैं ना कि चट्टानें होती है, उनका अपघटन होता है, उससे पैतृक पदार्थ बनता है, फिर पैतृक पदार्थ से आगे क्या बनती है, मृदा बनती है। तो पैतृक पदार्थ की सोइल की डेफिनेशन, सोइल का कलर जो है वो इस पर डिपेंड करेगा, न्यूट्रिएंट स्टेटस सारा कुछ जो है वो पैरेंट मैटर पे डिपेंड करता है। यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स creates a unconsolidated matter is called parent material. It is a passive factor of soil factor that influences soil formation. ठीक है, soil formation depends on quality of parent matter like texture, nutrient, nature and color. कि इस पे डिपेंड करेगा आपका सारा का सारा soil formation। फिर आता है void ratio, रिक्त अनुपात। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि रिक्त अनुपात रंध्र आयतन और ठोस आयतन का अनुपात होता है। किसका आयतन? रंध्र आयतन और ठोस आयतन जो है उसका अनुपात होता है। यह सघनता व रंध्रता दर्शाता है। क्या दिखाएगा? सघनता और रंध्रता, यानी कितनी कॉम्पैक्ट है और कितनी उसके अंदर पोरोसिटी है। अधिक रिक्त अनुपात का अर्थ है कि अधिक रंध्रावकाश। जैसे जितना वॉइड रेशियो होगा उतने अपने क्या मानेंगे, उसके अंदर पोरोसिटी उतनी ही अधिक है। यानी वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फोर्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फोर्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल, सॉइल के अंदर। ठीक है, इट इंडिकेट्स पोरोसिटी एंड कॉम्पैक्शन लेवल, यानी पोरोसिटी को बताएगा और कॉम्पैक्शन लेवल कितनी कॉम्पैक्ट है यानी कितनी कठोर है। हायर वॉइड रेशियो मींस मोर पोर स्पेस। जितना वॉइड रेशियो अधिक होगा उतना अपने क्या समझेंगे कि इसके अंदर पोर स्पेस अधिक है। नेक्स्ट आता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी दिलाने में क्षमता। तो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयंस अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित जो मात्रा होती है वो उस मृदा की क्या होती है, धनायन होने में क्षमता कहलाती है। इसे किस क्या बोलते हैं, भस्म विनिमय बोलते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी क्या होती है, इसकी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, अच्छे से इसको लिख लेना। यानी कैपेसिटी ऑफ सोइल एक्सचेंज देयर कैटायन इज कॉल्ड सीसी। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सोइल एक्सचेंज या एब्जॉर्ब बाय 1 kg ड्राई सोइल इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इट्स यूनिट इज सेंटीमोल पर केजी। एक सेकंड ना, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ सोइल एक्सचेंज एब्जॉर्ब बाय 1 kg ड्राई सोइल, amount of cation exchange over absorbed by 1 kg dry soil is called cation exchange ratio। मतलब कितना वो एक जो आपकी 1 kg जो ड्राई सोइल होती है वो कितना उसका कर रही है। ठीक है ना, तो होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार। सब आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी बोलते हैं समाकर्तिक प्रतिस्थापन। क्या बनेगी, मृदा क्लोराइड में एक जैसे आकार परंतु धनात्मक संयोजकता वाले कम आवेश वाले आयन द्वारा अधिक आवेश वाले आयन को प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब कई बार प्रतिस्थापन लिखा जाता है, कई बार समाकर्तिक प्रतिस्थापन, इसलिए मैंने दोनों ही चीज लिखी दी थी। देखो आसान भाषा में समझिए, यानी लोअर वैलेंट कैटायन जो है वो हायर वैलेंट कैटायन को क्या कर देगा, हटा देगा, उसको बोलते हैं समाकर्तिक प्रतिस्थापन। जैसे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3 चार्ज होता है। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो +2 कम है, +3 ज्यादा है। तो मैग्नीशियम जब एल्यूमिनियम को स्थापित कर देगा उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, समाकर्तिक प्रतिस्थापन। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण भी दे रखा है कि एल्यूमिनियम द्वारा सिलिका को प्रतिस्थापित करना, और दूसरा एग्जांपल बता सकते हो कि मैग्नीशियम द्वारा एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित करना। यानी हायर वैलेंट कैटायन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय लोअर वैलेंट कैटायन, दोज हैविंग ऑलमोस्ट सेम साइज इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब आकार दोनों का सेम होगा लेकिन चार्ज जो है वो अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है होता है। और ये क्या होता है, परमानेंट चार्ज होता है सोइल का। कैसा चार्ज होता है, ये परमानेंट चार्ज होता है, एक बार आ गया तो यही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका 60 नंबर से 49 के बाद में 50 नंबर। अच्छा 50 ये लिखा है इसमें से लिखे से वाला इस लगा 60 नंबर डेफिनेशन में सोचा 60 में कैसे आ गया, 60 तो लिखी नहीं मैंने। ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनियन गति। तो क्लाइडी कणों के निलंबन को एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कण क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े गति ढंग से निरंतर गति करते रहते हैं, उसी को अपने क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन गति कह देते हैं। और ये क्लाइडी कणों का क्या होता है, मुख्य गुण माना जाता है।
जिगजैग मूवमेंट होती है उसी को अपने बोलते हैं ब्राउनिंग मूवमेंट। यानी ब्राउनिंग मूवमेंट इज द रैंडम जिगजैग मूवमेंट और मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। इट इज मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। बिल्कुल इसी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आती है आपकी स्थलमंडल लिथोस्फीयर। ये भी एक ही बार डेफिनेशन आई है। स्थलमंडल पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है जिसमें भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल जो है शामिल होते हैं। यही पर मृदा निर्माण होता है आपका और यह मृदा के लिए मूल पदार्थ प्रदान करता है। यानी द लिथोस्फीयर इज द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ comprising the crust and upper mantle. It is the zone where soil formation occurs. It provides the parent material for soil development. इसके लिए मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ जो प्रोवाइड करवाता है। लो जी भी होगी डेफिनेशन कंप्लीट। टोटल कितनी डेफिनेशन है? तो 51 डेफिनेशन है। इनको अच्छे से कर लेना भाई, आपका जुगाड़ हो जाएगा पास होने का। देखो एक तो अपनों ने देखा 6 साल के पेपर सॉल्यूशन किए थे, तो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें आपके 20 में से 18% रिपीट हुए थे। तो वहाँ से को डेफिनेशन मैं कहता हूँ उनको अच्छे से कर लेना। 51 को इससे बाहर नहीं आएगी और आएगी भी तो कितनी होती है? 13 डेफिनेशन होती है। उनमें से करनी कितनी होती है? सिर्फ 10 ही तो करनी होती है। ठीक है, तो ये थी 10। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें सारे तो अपने 10 दिए, अपने वैसा थोड़ी 13 की 13 करके आनी है। तो 10 करनी है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हो गया, डेफिनेशन पार्ट भी हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको गेस्ट पेपर वहाँ पे ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेना। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा उनको तो लॉन्ग क्वेश्चन पता ही है कौन से आते हैं। जो अदर कॉलेज के बच्चे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उन लेक्चर्स को एक बार देख लेना। वो लेक्चर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जैसे एक तो चट्टान का क्लासिफिकेशन, एक सोइल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन सकता है, एक सोइल टेक्सोनॉमी से बन सकता है कि सोइल ऑर्डर्स के बारे में बताइए कोई, या आपसे कोई 5 वृता के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो सोइल टेक्सोनॉमी या सोइल ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन था सोइल का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर कम्युनिटी के स्टूडेंट जानकार हैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके, उनको एक अच्छा मैटर मिल सके, ताकि उनकी अच्छी OGP बन सके। तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। और भी किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशंस या आपको अपने बोल सकते हैं पेपर सॉल्यूशन करवाने हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उनके भी अपने पेपर सॉल्यूशन कर लेंगे। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा, सभी स्टूडेंट को इस ग्रुप के साथ जोड़िएगा और उनके सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।